नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जी हां, ये ठंड है प्रचंड। क्यों कह रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। पहाड़ों से मैदानों तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है, जिससे पहाड़ों में शून्य से नीचे तापमान पहुंच गया है। यूपी में शीतलहर लगातार बढ़ रही है। जहां ट्रेन फ्लाइट लेट है, वहीं स्कूलों की छुट्टी हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रविवार सुबह बर्फबारी हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली से राजस्थान तक पारा नीचे रहा और लोगों को कपकपाती सर्दी का एहसास हुआ। कोहरे की मार सड़क से लेकर उड़ानों तक पर देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को घने कोहरे के लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अखिलेश, ये ठंड जो है वो ठंड देखने को मिल रही है। उत्तर भारत की बात करें और मैदानों में भी कोहरे का टॉर्चर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए यार, ये कड़ाके की सर्दी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों से कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। जहां पहाड़ों में एक और बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और वही शीतलहर अब मैदानी इलाकों तक पहुंच रही। उसका असर मैदानी इलाकों में ठंड, कोहरे और शीतलहर के प्रकोप के रूप में सामने आ रहा है। जहां तापमान शून्य से नीचे लुढ़क रहा है पहाड़ी इलाकों में, उसका असर मैदानी इलाकों में कोहरे के रूप में देखने को मिल रहा है। लगातार कोहरे के चलते जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर यातायात लगातार देरी से और ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विमानों में भी उड़ानों में देरी हो रही है और लगातार वहां पर दिक्कतें पैदा हो रही। इसके अलावा अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की चल रही है। यहाँ पर शीतलहर और ठंडी हवाओं के बीच सिकुड़न से लोग लगातार परेशान हैं। हालांकि दिल्ली के तरफ से सरकार लगातार उन चीजों को मुहैया कराने में लगी हुई है कि आम तौर पर कोई भी नागरिक दिल्ली के खुले आसमान के नीचे सड़कों पर नहीं सोए। उनके लिए रैन बसेरों में इंतजाम किए गए हैं और तमाम तरह के प्रशासनिक के साथ पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि किसी को भी खुले आसमान में सड़क पर सोने नहीं दिया जाए। अगर कोई होता है तो उसको तत्काल वहां से उठाकर रैन बसेरों तक भेजा जाए, क्योंकि कपकपाती और रूह कपने वाली सर्दी में लगातार लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो घना कोहरा बना रहता है, वायु प्रदूषण लगातार जारी है और उसी बीच शीतलहर से लोग सिकुड़ने को मजबूर हैं। फिलहाल राहत अभी तो मिलती नहीं दिख रही है और आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली समेत तमाम एनसीआर के इलाके हैं जहां पर आगामी दिनों में तापमान का पारा और लुढ़केगा, सर्दी और बढ़ेगी, ठिठुरन बढ़ेगी, लोग कपकपाते नजर आएंगे। फिलहाल अभी बर्फबारी जो पहाड़ों में और होगी उसका असर दिल्ली और दिखेगा। बड़ी बात साफ तौर पर अखिलेश आपने, आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। अखिलेश बने रहिए हमारे साथ। तो कुदरत का कोल्ड वॉर ठिठुरा हिंदुस्तान। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में आपको बता दें, ठंड का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत पहाड़ों में आपको बता दें ज़बरदस्त तरीके की ठंड पड़ रही है। आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें आपको बता दें लेट चल रही हैं। फ्लाइट्स भी आपको बता दें अपने समय से लेट चल रही हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं, कि ठंड अभी और बढ़ेगी। फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कहीं पर कोहरा है तो कहीं पर फॉग है। जिंदगी परेशान है। और आगे बढ़ते, बांग्लादेश की घटना पर भारत का ऐतराज। भारत में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने
कथित प्रदर्शन को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों पर भ्रामक प्रचार करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कोई सुरक्षा संकट नहीं पैदा हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में बताया कि 20 दिसंबर 2025 को करीब 20-25 युवाओं का एक छोटा समूह बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने ये लोग बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठा रहे थे। रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरान ना तो किसी तरह की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई और ना ही कोई सुरक्षा स्थिति बनी। मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में समूह को शांतिपूर्वक हटा दिया। इन घटनाओं के दृश्य प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के कुछ मीडिया में इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश किया गया है। तो साफ तौर पर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत नाराज है और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ा। बांग्लादेश में तनाव की स्थिति है जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर भारत भी साफ तौर पर नाराज देखने को मिल रहा है। और उच्चायोग के सामने हमने देखा है कि प्रदर्शन को लेकर जवाब दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार देश के अंदर अभी तो माहौल शांत नहीं है। वहाँ का माहौल दंगाग्रस्त होने के साथ ही जैसे जैसे वहाँ पर हिंदुओं को लगातार अपना शिकार बनाया जा रहा है और उसकी नाराजगी भारत के लोगों में भी देखने को मिल रही है। भारत के तमाम ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह एक गैर कानूनी तरीके से अपहरण कर लेना, किसी को मार देना, इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही उससे भारतीय लोग नाराज हैं। और उसी की एक झलक दिल्ली के बांग्लादेश के उच्च न्यायालय जो उच्चायोग का दफ्तर है वहां पर देखने को मिला। और उस दौरान कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया था। लेकिन इसको लेकर बांग्लादेश सरकार और उनके तरफ से हाई कमीशन के द्वारा आपत्ति जताई गई थी और इस घटना को बांग्लादेश के अंदर बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित किया गया और आपत्ति भी जाहिर की गई थी। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के तरफ से इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा गया था, हाँ, दिल्ली के अंदर बांग्लादेश के उच्चायोग के दफ्तर के बाहर कुछ समूह के लोगों ने प्रदर्शन किया था, नाराजगी जाहिर की थी। ना तो किसी ने बैरिकेड तोड़कर उच्चायोग में घुसने की कोशिश की, ना तो ने वहां पर किसी ने कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहां पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने उन लोगों को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। हाँ, लोगों के अंदर नाराजगी जाहिर की गई थी और जिसका असर बांग्लादेश में जिस तरह से दिखाया जा रहा था वो गैर तरीके का था। इससे दोनों देशों के बीच में संबंध खतरे में पड़ते हैं। दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ठेस पहुंचती है। इसलिए किसी भी चीज को सोच समझ के किया जाना चाहिए। हालांकि जो प्रदर्शन के फुटेज हैं वो सब जगह उपलब्ध हैं, उसको बांग्लादेश सरकार देख सकती है और उसकी मॉनिटरिंग करने के बाद ही भारत सरकार के लिए कुछ कह सकती है या भारतीय को लेकर कोई भी वहां पर किसी तरह की दावेबाजी की जा सकती है। फिलहाल भारतीय विदेश मंत्रालय के तरफ से बांग्लादेश की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए पुरजोर तरीके से कहा गया है कि भारत के अंदर और खासकर दिल्ली में जो बांग्लादेश का उच्चायोग का दफ्तर है वहां पर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधियां नहीं की गई हैं और उनको पुलिस ने समय रहते कंट्रोल करके जानकारी साफ तौर पे आपने दी कि प्रदर्शन हुआ है उच्चायोग के सामने, जैसा कि तस्वीरें साफ तौर पे आप देख रहे हैं। अखिलेश बने रहिए हमारे साथ। और बैरिकेड तोड़ने की बात को निराधार साफ तौर पे बताया गया है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है।
और आगे बढ़ते हैं। अमोनिया यूरिया प्लांट की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को असम के नाम रूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड आधुनिक अमोनिया यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। इस नए यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट से हर साल करीब 12 लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा। इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया तैयार होना से देश के किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे वक्त से जिसका इंतजार था वह सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और असम की पहचान की रक्षा के अपने संकल्प को दोहराया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की एक टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। पीएम ने धन धान्य कृषि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे किसानों की जो तस्वीर है वो बदलेगी। और हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ है। अखिलेश, किसानों को लेकर एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उठाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए आरिफ, प्रधानमंत्री दूसरे दिन लगातार असम के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान कई बड़ी सौगातें असम और खासकर कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आज दी है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो यूरिया प्लांट है, जिसे असम वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के नाम से शिलान्यास किया गया। और इसका उद्घाटन जब इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि करीब 11,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट तैयार होगा और इसमें करीब 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के इन तमाम राज्यों को मिलेगा जिनमें किसान पहले इन यूरिया की किल्लत से जूझते थे। और यहाँ से इसका फायदा लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, किसानों की फसलों के लिए केमिकल और यूरिया उपलब्ध होंगे, इससे किसानों की आय दुगनी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिलान्यास के बाद विपक्ष को भी निशाना बनाते हुए खास कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस के राज्य में शासनकाल यहाँ घुसपैठिए बढ़े हैं और असम में घुसपैठियों की भरमार है और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में घुसपैठिए आए हैं, इनको भी यहाँ से बाहर किया जाना है। आज प्रधानमंत्री ने एक और योजना का किसानों के लिए जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कृषि योजना, जो धन धान्य योजना लगातार चलाई जा रही है, उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिल रहा है और खास कर ये असम के लोगों को ज्यादा मिलेगा इसका। और इसको उन्होंने कहा कि करीब 35,000 करोड़ रुपए की जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका भी फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ऐसे राज्यों का लगातार ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, चाहे वो असम हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। कल पश्चिम बंगाल में सौगातें दी थी, आज असम के लोगों को कई सौगातें दी। और कहा जा सकता है कि जहां आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर प्रधानमंत्री दौरे भी ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हैं, कोई न कोई उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हैं और नई सौगातों का ऐलान भी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो नई सौगातों का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, किसानों के हित के लिए, किसानों के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम। और आगे बढ़ते हैं। युवा सहकार सम्मेलन का आज लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को सहकारिता से जोड़ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का समापन करना है। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण की घोषणा की। इस एक्सपो में सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर किसानों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एलडीबी के माध्यम से मिलने वाले ऋण की ब्याज दर को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब किसानों को यह लोन केवल 6% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, इससे किसानों को फायदा होगा। तो किसानों को बड़ी सौगात दी, 6% ब्याज पर ऋण जो है वो मुहैया होगा। सहकारिता वर्ष सम्मान पर सीएम योगी का मास्टर प्लान। बारे में अपील करूंगा, हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का
एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आप दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। तो साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन को हमें उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यूपी के गांव-गांव में खुलेंगे रोजगार के अवसर। सीएम योगी का मास्टर प्लान है, युवा सहकार सम्मेलन का आगाज किया गया है। तो कोऑपरेटिव, तो युवा शक्ति और सहकारिता, यूपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नया जोश, कम ब्याज पर। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, गांव-गांव रोजगार के द्वार खोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या ये मास्टर प्लान है और कैसे युवाओं को इससे फायदा मिलेगा, बताएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो है गांव-गांव में जो युवक हैं उनके रोजगार के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है कई प्रकार के योजनाएं पहले भी लाई जा चुकी हैं। फिर एक बार सरकार की तरफ से 6% की ऋण पर जो है युवाओं को जो है रोजगार बढ़ाने के लिए, जो गांव में जो युवक हैं उनके रोजगार के लिए कि वो अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पर सरकार उनके द्वारा मदद करेगी। कह सकते हैं कि किसानों को लेकर के जो है अभी तक जो है सरकार के द्वारा उनके फसल को लेकर के बाहर तक सप्लाई करने की बात की जा रही थी। अब जिस प्रकार से अब सरकार का ध्यान जो है युवाओं की तरफ भी गया है और जो छोटे कस्बे हों या जहां गांव में जो युवक हैं जो बेरोजगार हैं तो उनकी रोजी रोटी के लिए जो है सरकार के द्वारा ये नियम लाया गया है। इस नियम के अंतर्गत जो है 6% ब्याज पर जो है उनको ऋण मिलेगा और जो भी धंधा, जो भी व्यापार करना चाहते हैं उनको पूरा अपना प्लान देना पड़ेगा वहाँ प्रशासनिक अधिकारी को। उसी के आधार पर जो है उनका जो है ऋण तय होगा। लगता है कि सरकार जो है लगातार उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं जो पढ़े लिखे उनके लिए रोजगार के लिए लगातार या तो वैकेंसीज निकाल रहे हैं या उनको रोजगार के लिए सहायता देने के लिए तैयार है। उसी के तहत ये उत्तर प्रदेश के सरकार और योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कदम बढ़ाया गया है। जी ठीक है मनीष, अहम जानकारी बने रही है हमारे साथ। तो सहकारिता वर्ष पर सीएम योगी का मास्टर प्लान, कम ऋण में आपको बता दें कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे, अरावली पहाड़ियों को बचाने का संदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली वासियों को अरावली पहाड़ियों को बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना कोई नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। एक्स पर लिखे गए एक लंबे संदेश में उन्होंने कहा कि बचे रहे तो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच या कहे कि कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के ओझल चुके तारों को फिर से दिखा सकती है। और मनीष हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। मनीष, बदलाव को लेकर अखिलेश यादव ने अहम एक्स पर ट्वीट किया और अरावली पहाड़ियों का जिक्र किया है।
क्या जानकारी दी अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से, क्या संदेश दिया, बताएं। ये अरावली का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये परमिशन मांगी थी कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 100 मीटर से जो ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को जो है उनके खनन करने की उनको परमिशन मिलनी चाहिए, जिससे कि लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने इस पर जो है अरावली करके जो है परमिशन दी, इसको लेकर के जितने भी विपक्षी दल है, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनके द्वारा ये साफ तौर से कहना है, चाहे राजस्थान से, हर जगह से, हरियाणा से, हर जगह से इसकी आवाज उठती है। हरियाणा में तो मंत्री के घर के सामने जो है वहाँ के निवासियों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट भी किया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के प्रस्ताव को जो है सुप्रीम कोर्ट से जो मंजूरी मिलने के बाद जो है ये मामला बढ़ता हुआ दिखा। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके और पूरी तरह कहा कि अरावली को जो है बचाना चाहिए, जिससे कि जो बारिश के वक्त जो समस्या और बढ़ जाएगी बारिश के वक्त, और बाकी जो वहाँ पर पोल्यूशन की जो समस्या है उसकी भी दिक्कतें आएंगी। तो जिस प्रकार से पेड़ पौधों से हर प्रकार पर्यावरण को लेकर के जो है हर प्रकार से जो देखा जा सकता है, जितने भी विपक्षी दल हैं इसका विरोध जता रहे हैं, जिसको लेकर के उनका साफ तौर से कहना है कि बड़े व्यापारी हैं उनको जो है केंद्र सरकार इसका फायदा पहुंचाना चाहती है, और इसी के चलते जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रस्ताव रखा था, और वहां से परमिशन मिलने के बाद ये फायदा जो है सिर्फ बड़े लोगों को होगा। जो छोटे लोग हैं, किसान हैं या जो निवासी हैं, वहां पर उनको जो है पोल्यूशन से लेकर के जो है बारिश के वक्त जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि राजस्थान हो या जहां पर भी बालू की जो बड़े बड़े ढेर हैं उनको खनन होने लगेंगे, और खनन होने के बाद जो है बहुत भारी समस्या। तो अहम जानकारी साफ तौर पे मनीष आपने दी। अरावली को लेकर साफ तौर पे एक संदेश दिया गया है, अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पे ट्वीट किया है। और वार पर वार इंसानियत शर्मसार धर्मनगरी हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां आपको बता दें एक महिला पर बच्चों की हत्या के प्रयास का शक होने पर स्थानीय लोगों ने उसे बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के अनुसार रानीपुर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने एक महिला पर आरोप लगाया कि बच्चे का गला दबाने की कोशिश की। इस बात को फैलते ही लोगों ने महिला को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो महिला को से बांधकर पीटा है, वीडियो वायरल है। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का